जिला स्तरीय साप्ताहिक मूल्यांकन के अंतर्गत फरवरी माह के दूसरे सप्ताह के लिए कक्षा 10वीं के गणित विषय के लिए जारी किए गए प्रश्नों को हम हल करते हैं। इसमें हमें सबसे पहला प्रश्न दिया है, एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास होगा। यहाँ पे हमें वृत्त की त्रिज्या दे दिया हुआ है, तो हमें स्पष्ट रूप से पता होनी चाहिए कि व्यास जो है त्रिज्या की दुगनी होती है। अर्थात अगर त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास 10 से डबल दुगनी यानी कि 20, तो हमारा उत्तर स हो जाएगा। वैसे ही हमें अगला प्रश्न दिया है, वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ये एक वृत्त है और छेदक रेखा उसको इस तरह से प्रतिच्छेद करते हुए जाती है। तो हम निश्चित ही देखते हैं कि ये छेदक रेखा वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो हमारा उत्तर यहाँ पर आ जाएगा 2, तो उत्तर बनेगा ब। प्रश्न 3 हमें दिया है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो आइए इसको हल करने का प्रयास करते हैं। हमें दिया क्या है, किसी वृत्त के केंद्र ये दिया हुआ है, जीवा और उस पर लंब, ये 3 चीज़ दिया हुआ है। तो उसको हम लिख लेते हैं। हमें फर्स्ट दिया है वृत्त का केंद्र, तो हम वृत्त के केंद्र को मान लेते हैं वो उसकी जीवा ए बी तथा इस जीवा पर लंब रहेगा, तो वृत्त के केंद्र ओ से हम ओ एम लंब डाल देते हैं जीवा ए बी पर। अब हमारा चित्र इस तरह से बनेगा, क्योंकि ये हमें दिया हुआ है, एक वृत्त दिया है, इसका केंद्र हमको ओ दे दिया है और इसकी जीवा ये हमने बना दिया, इसकी जीवा ए बी, और इस केंद्र से वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डला हुआ है। तो ये वृत्त के केंद्र पर ये वृत्त के केंद्र से इस जीवा पर ओ एम लंब डला हुआ है। तो इतना हमको दिया हुआ है। अब इसको बनाने के लिए हम एक रचना करते हैं। रचना हम इसमें क्या कर दें, ओ से ए को मिला देते हैं और ओ से बी को मिला देते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं ओ से ए और बी को मिलाया, हमने ओ से ए और बी को मिला दिया। इसके बाद हम इसकी उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति कैसे करना है, हमें उत्पत्ति करने से पहले हमें सिद्ध करना है, ये देखना पड़ेगा। हम सिद्ध क्या करना चाह रहे हैं, हमें प्रश्न क्या बोलता है, सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करने हैं, प्रश्न बोलते हैं जीवा को समद्विभाजित करता है, अर्थात इस जीवा को बराबर बराबर 2 हिस्से में बांटता है। तो लंब डाल दिए हमने केंद्र ओ से जीवा ए बी पर, तो बराबर बराबर 2 हिस्से में क्या हो जाएगा ये, अर्थात ए एम बराबर हो जाएगा एम बी के। ये हमें सिद्ध करना है। तो अब हम इसकी उत्पत्ति कर देते हैं। उत्पत्ति करेंगे तो हम चलेंगे त्रिभुज ओ एम ए, त्रिभुज ओ एम ए तथा त्रिभुज ओ एम बी से, दो छोटा त्रिभुज त्रिभुज ओ एम ए और ओ एम बी से हम लेके चलते हैं। दोनों त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज ओ एम ए का ओ ए बराबर हो जाएगा त्रिभुज ओ एम बी के ओ बी के। दोनों बराबर क्यों होगा, क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्या है और वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। सेम वैसे दोनों त्रिभुज में हम देखते हैं, त्रिभुज ओ एम ए में ओ एम लंब है और ओ एम बी में भी ओ एम लंब है, तो ये दोनों बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये लंब जो है दोनों में उभयनिष्ठ है, तो उभयनिष्ठ भुजा दोनों में बराबर होगी। तीसरा हम देखते हैं ओ एम लंब डाला गया है और लंब हमेशा समकोण होता है, तो ये दोनों दिशा में समकोण होगा। तो फिर निश्चित ही त्रिभुज ओ एम ए का कोण ओ एम ए और वैसे ही ओ एम बी का कोण ओ एम बी ये बराबर होगा, क्योंकि ये समकोण अर्थात 90 अंश का होगा। अब भुजा कोण भुजा प्रमेय से हमको पता है कि किसी दो त्रिभुज के दो भुजा और एक कोण बराबर हो तो वो सर्वांगसम होता है। इसलिए त्रिभुज ओ एम ए ये सर्वांगसम होगा किसके, त्रिभुज ओ एम बी के। इसका कारण हमको पता होना चाहिए भुजा कोण भुजा प्रमेय से। और अगर दो त्रिभुज जब सर्वांगसम हो तो उनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो इसलिए त्रिभुज ओ एम एक का भुजा ए एम ये बराबर हो जाएगा त्रिभुज ओ एम बी के त्रिभुज भुजा एम बी के। तो इस तरह से हमने दोनों त्रिभुज की दो भुजाओं को बराबर कर दिए और यही जो है हमको सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 4 हमें दिया है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए यदि जीवा की लंबाई तथा केंद्र से दूरी क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो आइए इसको हल करते हैं। यहाँ हमें दिया है 2 चीज़ दिया हुआ इसमें, जीवा की लंबाई दे दिया है और उस जीवा के केंद्र से दूरी। तो दिया है क्या, हमें वृत्त का मान लेते हैं केंद्र ओ है, वृत्त का केंद्र ओ, और दे दिया है जीवा की लंबाई। तो मान लेते हैं जीवा हमने ए बी मान लिए थे, जीवा ए बी की लंबाई ये दे दिया है 8 सेंटीमीटर तथा इस जीवा की केंद्र से दूरी तथा जीवा की केंद्र से दूरी ये हमें दे दिया है
3 सेंटीमीटर। तो हमारा इसको हम बनाएं तो ये हमें इस तरह से एक वृत्त दे दिया है जिसका केंद्र O है और जीवा हमने मान लिया है जीवा AB है और इस जीवा की लंबाई हमें 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। साथ ही जीवा की केंद्र से दूरी ये दे दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, इतना हमें दिया है। इसे बनाने के लिए हम एक रचना करते हैं। रचना हम क्या करें, रचना में हम केंद्र O से A को मिला देते हैं, वैसे केंद्र O से B को मिला देते हैं। तो O से A व B को मिला दिए हमने। अब हम देखते हैं कि OA यही हमारी त्रिज्या होगी, OA या OB ये दोनों वृत्त की त्रिज्या है। अब O से हम इस जीवा AB को मिलाए हैं तो हम इसे M से दर्शा दिए। O से जीवा AB पर एक लंब डाल दिए, ये भी बोल सकते हैं, और उसको हमने M नाम दे दिए। पर इससे पहले के प्रमेय में हमने पढ़े हैं कि अगर केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं तो वो जीवा को समद्विभाजित करता है, अर्थात 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। इसलिए AM और MB बराबर होगा। चूँकि AB 8 सेंटीमीटर है तो AM उसका आधा 4 हो जाएगा, वैसे MB भी उसका आधा 4 हो जाएगा। अब हम त्रिभुज OMA में पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो त्रिभुज, इसको हम उत्पत्ति भी बोल सकते हैं, उत्पत्ति नहीं बोलेंगे, हम त्रिज्या की लंबाई निकाल रहे हैं तो सीधा आ जाते हैं हम त्रिभुज OMA में पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ हम देखते हैं कि O से M AB पर लंब डाला गया है और लंब का कोण हमेशा 90 अंश होता है, इसलिए कोण M समकोण है और कोण M के सम्मुख भुजा यानी कि OA ये हमारा कर्ण होगा। पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। तो कर्ण यहाँ पर OA बना, तो कर्ण यानी OA का वर्ग बराबर लंब यहाँ पर बन गया OM, तो ये OM का स्क्वायर और आधार हो गया AM, तो AM का स्क्वायर। अब OA का स्क्वायर इक्वल टू OM की वैल्यू यहाँ पर हमें दे दिया है 3, तो ये 3 का स्क्वायर, और AM हमें दे दिया है 4, तो ये 4 का स्क्वायर। तो ये OA का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो OA स्क्वायर इक्वल टू 16 और 9 हो गया 25, और OA 25 जो है 5 का स्क्वायर होता है, दोनों तरफ का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो OA हमें मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर, और OE है वृत्त का त्रिज्या। तो इस तरह से हमने, इसलिए वृत्त का त्रिज्या हम लिख देते हैं, वृत्त का त्रिज्या हमने निकाल लिए बराबर 5 सेंटीमीटर। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 5 हमें दिया है, यदि PAB वृत्त की छेदक रेखा है जो वृत्त को A व B बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तथा PT एक स्पर्श रेखाखंड है, यदि PA इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और PB है 9 सेंटीमीटर, तो PT ज्ञात कीजिए। चलो इसको जब हल करते हैं तो हमें दिया क्या है, दिया है PAB एक छेदक रेखा है, दिया है PAB एक छेदक रेखा है और तथा PT एक स्पर्श रेखाखंड है, स्पर्श रेखाखंड है। साथ ही हमें इसने दे दिया है कि PA 4 सेंटीमीटर लंबा है और PB हमारा 9 सेंटीमीटर लंबा है। तो ये हमारा ग्राफ के रूप में जब हम इसको वृत्त बनाएंगे तो ये PAB इसकी एक छेदक रेखा हो गई PAB, और साथ में हमें दे दिया है कि ये PT इसका स्पर्श रेखाखंड है। अब PA की लंबाई हमें दे दिया है 4 सेंटीमीटर और P से इस पूरे B तक की दूरी हमें दे दिया है लंबाई, इसने 9 सेंटीमीटर दिया है, तो PT ज्ञात करना है। तो चूँकि हम जानते हैं ये कि बोला जाए प्रमेय बोल सकते हैं कि PA इंटू PB इक्वल टू होता है PT स्क्वायर, ये हमें याद रखना है। अब PA का मान हमें दे दिया है 4, PB का मान दे दिया है 9 और ये हो गया PT स्क्वायर। 4 और 9 हो गया, 9 चौके 36, ये 36 इक्वल टू PT स्क्वायर। 36 जो है 6 का स्क्वायर होगा, तो ये PT स्क्वायर, दोनों तरफ का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो PT का मान हमें मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर। आइए अगले प्रश्न 6 हमें दिया है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र O है तथा बाह्य बिंदु P से वृत्त की एक स्पर्श रेखाखंड PT इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है, तो P से केंद्र O की दूरी ज्ञात कीजिए। आइए इसको हल करते हैं तो हमें दिया है, हमें क्या दे दिया है, सबसे पहले हमें वृत्त की त्रिज्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या ये हमें दे दिया है 5 सेंटीमीटर, और ये स्पर्श रेखाखंड दे दिया है तथा स्पर्श रेखाखंड को हम PT से दर्शा रहे हैं और ये हमें दे दिया 12 सेंटीमीटर। तो हमारा डायग्राम कैसे बनेगा, एक वृत्त हो गया और यहाँ एक बाह्य बिंदु हो गया,
बाह्य बिंदु P और यहाँ हो गया वृत्त का केंद्र O। तो बाह्य बिंदु P से वृत्त के केंद्र O, इन्हीं के बीच की दूरी हमें निकालनी है। साथ में हमें दे दिया है एक स्पर्श रेखाखंड। मान लेते हैं कि एक स्पर्श रेखाखंड है जो उसके छूते हुए जा रही है और इसको हमने T से दर्शा दिए हैं। हमें दे दिया है वृत्त की त्रिज्या। तो केंद्र O से इस स्पर्श रेखा को हमने मिलाते हुए एक रेखा डाल दी है। ये वृत्त की त्रिज्या होगी और ये हमें दे दिया है 5 सेंटीमीटर और साथ में हमें PT दे दिया है 12 सेंटीमीटर। चूँकि ये O से T, हालांकि ये वृत्त की त्रिज्या है परंतु उस पर लंब के रूप में भी है, तो यहाँ पर बनेगा समकोण, कोटि हो जाएगा समकोण। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। इसलिए त्रिभुज OTP में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग, तो यहाँ पर कर्ण OP बन जाएगा, कर्ण का वर्ग यानी OP का वर्ग, लंब बन गया OT तो ये OT का वर्ग और आधार बन गया PT तो ये PT का वर्ग। तो OP का स्क्वायर वर्ग बराबर OT हमें दिया 5 का वर्ग हो जाएगा 25 प्लस PT है 12 और 12 का वर्ग हो गया 144। तो OP स्क्वायर इक्वल टू 144 और 25 को जोड़ देंगे तो 169 हो जाएगा। तो OP स्क्वायर इक्वल टू 169 है वो 13 का वर्ग होगा, दोनों का ये वर्ग कट जाएगा। तो OP निकल गया 13 सेंटीमीटर। OP हो गया केंद्र O से P की दूरी या P से O की दूरी, और यही हमें निकालना था। तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। प्रश्न 7 हमें दिया है, एक बिंदु P से जो वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त के स्पर्श रेखाखंड की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आइए इसको हल करते हैं। तो हमें दिया है हमें क्या दे दिया है, बिंदु P के वृत्त के केंद्र से दूरी। तो वृत्त के केंद्र से बिंदु P की दूरी, ये हमें दे दिया है, दूरी 10 सेंटीमीटर है, ये दिया हुआ है। साथ ही हमें दिया है स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई हमें दे दिया है 8 सेंटीमीटर। तो हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। हमारा ग्राफ के रूप में जब इसको बनाते हैं तो मान लेते हैं एक वृत्त है जिसका केंद्र O हुआ। इस केंद्र O से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु है P और स्पर्श रेखा, यहाँ से एक स्पर्श रेखा जाएगी। तो स्पर्श रेखा अगर हम बना दें, यहाँ से एक स्पर्श रेखा जाएगी जो इसको छूते हुए जाएगी, यहाँ पे छू रही है और स्पर्श मान लेते हैं ये T बिंदु पर छूती है। तो स्पर्श रेखाखंड की लंबाई हमें 8 सेंटीमीटर दे दिया गया। हमें त्रिज्या निकालनी है। हम O से T को मिला देते हैं जो वृत्त की त्रिज्या है और उस पर लंब भी बोल सकते हैं। तो इसी OT का मान हमें निकालना है क्योंकि यही वृत्त की त्रिज्या है। अब चूंकि O से T वृत्त की त्रिज्या है और एक प्रकार से यहाँ PT रेखा पर लंब के रूप में है, तो T का कोण समकोण होगा। तो पुनः यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय अब काम करेगा। इसलिए त्रिभुज OTP में पाइथागोरस प्रमेय उपयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय जब यूज करेंगे तो कर्ण है OP कर्ण बन जाएगा। तो कर्ण यानी OP का वर्ग बराबर लंब बन जाएगा OT, तो OT का वर्ग धन आधार हो जाएगा PT, तो PT का स्क्वायर। OP का मान हमें 10 दे दिया है तो ये हो जाएगा 10 और ये उसका वर्ग। OT हमें ज्ञात करना है तो OT स्क्वायर रहेगा और PT का मान हमें 8 दिया है तो ये 8 का स्क्वायर। 10 का वर्ग 100 होता है, OT स्क्वायर 8 का वर्ग 8 8 64, 64 को पक्षांतर करके बाएं तरफ ला लेते हैं तो ये 100 में 64 घट जाएगा और इधर मिल जाएगा OT का स्क्वायर। 100 में 64 घटा देंगे तो हमें मिलेगा 36 और ये हो गया OT स्क्वायर। 36 है वो 6 का वर्ग होता है और ये OT स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कट गया तो OT मिल गया हमें 6 और यही है वृत्त की त्रिज्या। इसलिए त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। आइए इसके अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 7 के अथवा में हमें दिया है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड जीवा पर लंब होती है। तो हमें क्या दिया है, जब इसको बनाएंगे हम तो हमें ज्ञात है या दिया है, हमें क्या ज्ञात है इस पर, एक वृत्त का केंद्र और जीवा का मध्य बिंदु। तो हमें ज्ञात है एक वृत्त जिसका केंद्र O, जीवा AB तथा जीवा का मध्य बिंदु में बोला है, तथा जीवा का मध्य बिंदु मान लेते हैं M है।
ये हमें ज्ञात है। तो हम इसको ग्राफ के रूप में या डायग्राम के रूप में बनाते हैं। तो एक वृत्त हो गया, इसका केंद्र O हो गया, इसका केंद्र O हो गया, और A भी हो गया इसका जीवा, साथ ही इस जीवा का मध्य बिंदु M हो गया। अब इस पे हम रचना कर देते हैं। रचना क्या करते हैं, वृत्त के केंद्र O से A को, B को और इस लंब यानी कि मध्य बिंदु M को मिला देते हैं, अर्थात O से A, B व M को मिलाया। हमें सिद्ध क्या करना है, जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड जीवा पर लंब होती है, अर्थात OM जो रेखाखंड है वो AB पर लंब है। ये हमें सिद्ध करना है। तो हम उसको लिख देते हैं, सिद्ध करना है कि OM लंब है AB पर। अब इसको हम सिद्ध कैसे करते हैं, तो आइए हम इसकी उत्पत्ति करते हैं। जब इसकी उत्पत्ति करेंगे तो त्रिभुज OMA व त्रिभुज OMB से चलते हैं। त्रिभुज OMA का OA त्रिभुज OMB के OB के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों वृत्त की त्रिज्या है और एक वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। तो ये दोनों की एक एक भुजाएं बराबर होगी। वैसे ही त्रिभुज OMA का OM त्रिभुज OMB के OM के बराबर होगा। ये इसलिए बराबर होगा क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, दोनों में ये भुजा कॉमन है। तो ये उभयनिष्ठ भुजा है, इसलिए दोनों की लंबाई बराबर होगी। तो ये हो गया उभयनिष्ठ भुजा। वैसे ही AM बराबर हो जाएगा MB का, क्योंकि M मध्य बिंदु है जो AM और MB को बराबर हिस्से में बांटता है, अर्थात M मध्य बिंदु है, M मध्य बिंदु है। अब M मध्य बिंदु है। अब यहाँ हम देखते हैं कि दोनों त्रिभुज की तीन तीन भुजाएं बराबर हो गई, और किसी भी त्रिभुज की तीन भुजाएं बराबर हो तो वो भुजा 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 प्रमेय से सर्वांग सम हो जाता है। इसलिए त्रिभुज OMA सर्वांग सम होगा त्रिभुज OMB के। ये इसका कारण भी हम लिख सकते हैं भुजा 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 प्रमेय से। अब चूंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गया है, इस कारण इनकी संगत कोण भी आपस में बराबर होगा। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं दोनों त्रिभुज का कोण में से एक कोण OMA और दूसरे त्रिभुज का कोण OMB ये बराबर होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, इसलिए इनका संगत कोण आपस में बराबर होगा। हम देखते हैं कि चूंकि करके हम लिख देते हैं कोण AMB एक सरल रेखा का कोण है, और सरल रेखा का कोण हमेशा 180 अंश होता है। तो कोण AMB हो जाएगा 180 अंश। M पर दो कोण बन रहा है, एक कोण हो गया कोण OMA, वैसे ही हो गया दूसरा कोण OMB, और ये सरल रेखा का कोण है और ये 180 अंश होगा। चूँकि ऊपर में हम देखते हैं कि कोण OMA और कोण OMB बराबर है, इसलिए कोण OMA प्लस कोण OMB के बदले में हम लिख सकते हैं OMA, और ये हो जाएगा 180 अंश। दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 कोण OMA और ये हो जाएगा 180 अंश। यहाँ से हो जाएगा कोण OMA बराबर 90 अंश, अर्थात ये प्रूफ हो गया कि कोण M हो गया है 90 अंश, अर्थात कि AB अर्थात OM लंब है AB पर। ये हमने प्रूफ कर दिया। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 8 हमें दिया है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर व्यास द्वारा अंतरित कोण समकोण होता है। अब हमें इसको प्रूव करना है। तो हमें ज्ञात है या दिया है, हमें क्या ज्ञात है, वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर व्यास द्वारा अंतरित कोण, अर्थात व्यास वृत्त के परिधि पर कोण बना रहे हैं। तो हमें ज्ञात है कि व्यास द्वारा, वृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर कोई कोण बना रहा है, परिधि पर कोण, इसको हम कोण LNM, ये हम कोण LNM मान लेते हैं। तो इसको हम इस रूप से बना सकते हैं, एक वृत्त है और ये उसका व्यास हो गया, व्यास को हमने LM से दर्शा दिए, उसके इस बिंदु पर कोई बिंदु है, परिधि पर एक बिंदु है जिसको हम N से दर्शा दिए। तो ये कोण हमें ज्ञात है LNM, ये हमें ज्ञात है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि व्यास पर बना कोण समकोण होता है, अर्थात कोण LNM समकोण है, ये हमें बताना है। अब इसकी उत्पत्ति करते हैं हम। उत्पत्ति, तो इससे पहले एक प्रमेय है, उसको हमें याद रखना पड़ेगा कि किसी चाप द्वारा, हाँ ये वृत्त का केंद्र है, इसको हम O से दर्शा रहे हैं, तो किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण
उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण के 2 गुना होता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? चाप LM है, इस चाप LM द्वारा केंद्र पर क्या कोण बन रहा है? कोण LOM कोण बन रहा है। और इसी चाप द्वारा शेष परिधि पर क्या कोण बन रहा है? कोण LNM बन रहा है। ये इसका दोगुना होता है। ये नियम है या एक प्रमेय है जिसको याद रखना पड़ेगा। अब कोण LOM एक सरल रेखा का कोण है और इसका मान होता है 180 अंश। तो ये हो जाएगा 2 कोण LNM। 2 से 180 को भाग देंगे तो ये 90 आ जाएगा, अर्थात कोण LNM का मान आ गया 90 अंश। और यही हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अथवा में हमें दिया है, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो इसको जब हम बनाएंगे तो एक वृत्त बना दिए जिसका केंद्र है O, बाह्य बिंदु पर एक बिंदु है P, और वृत्त की यहाँ से स्पर्श रेखाखंड बना देते हैं हम। एक हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। इसको हमने PA दे दिए और इसको हमने PP दे दिए। अब हमें ज्ञात है अर्थात हमें क्या ज्ञात है? एक वृत्त जिसका केंद्र O है, यानी कि वृत्त का केंद्र O तथा PA और PB यहाँ पर स्पर्श रेखाखंड है, स्पर्श रेखाखंड है। इस पे रचना कर देते हैं। इस पे क्या रचना करें? हम O से P को मिला देते हैं, O से P को, वैसे ही O से A को और O से B को मिला देते हैं। तो इसको लिख देते हैं, O से P, A व B को मिलाया। अब हमको सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि दोनों स्पर्श रेखाखंड बराबर हैं, अर्थात PA बराबर है PB के। अब इसकी हम उत्पत्ति करते हैं तो हम त्रिभुज POA व त्रिभुज POB से चलते हैं। POA का OA भुजा और POB का OB भुजा बराबर होगा, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है और वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर होती है। वैसे POA का OP भुजा और POB का OP भुजा बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों में ये वाली भुजा उभयनिष्ठ है, और उभयनिष्ठ है इसलिए बराबर है। साथ ही हम POA का देखते हैं O कोण, A कोण, अर्थात POA का कोण A और POB का कोण B बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों 90 अंश है। कैसे 90 अंश है? O से A पर एक प्रकार से लंब बोल सकते हैं और लंब का कोण समकोण होता है, और O से B पर BA लंब बोल सकते हैं और लंब का कोण समकोण होता है। अब भुजा कोण भुजा प्रमेय से दो भुजा और एक कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप सर्वांगसम होते हैं, इसलिए त्रिभुज POA सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज POB के। ये हम कारण भी लिख सकते हैं भुजा कोण भुजा प्रमेय से। और जब दो त्रिभुज बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है, और इसलिए त्रिभुज POA का एक भुजा PA और इसकी संगत भुजा POB से PB, ये दोनों बराबर होगा, और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये हमने सिद्ध कर दिया। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 9 हमें दिया है, यदि PAB वृत्त की छेदक रेखा है जो वृत्त को A व B बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तथा PT एक स्पर्श रेखाखंड है, तो सिद्ध कीजिए कि PA × PB = PT स्क्वायर होता है। हम इसको बनाएंगे, एक वृत्त बना लिए जिसका केंद्र है O, PAB एक बाह्य बिंदु से इस पर एक छेदक रेखा हो गई PAB, और एक स्पर्श रेखाखंड PT, ये इसको स्पर्श रेखा करते हुए जा रही है, छेद नहीं कर रही है PT। अब इतना हमें दिया है, तो जो ज्ञात है या दिया है उसको हमने पहले लिख लेते हैं। तो हमें ज्ञात है कि वृत्त का केंद्र O तथा इसकी छेदक रेखा है, छेदक रेखा PAB व स्पर्श रेखाखंड PT है, ये हमें ज्ञात है। रचना क्या करते हैं? हम रचना करते हैं, O से P को मिला देते हैं, O से A को मिला देते हैं, O से B को मिला देते हैं और O से T को मिला देते हैं। तो O से A, B, P व T को मिलाया। साथ ही हम O से AB पर एक लंब डाल देते हैं। यहाँ पर हम O से AB पर लंब डाल दिए L, तथा OL लंब है AB पर। सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करने के लिए बोला गया है। हमें क्या सिद्ध करने के लिए बोला है? ये बोल दिया है कि PA × PB
इक्वल टू पी टी स्क्वायर होता है, ये हमें लाना है। तो आइए इसकी उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति हमें क्या लाना है, पी ए इंटू पी बी का मान पी टी स्क्वायर लाना है। एक प्रकार से हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। तो पी ए हम अपने डायग्राम में देखते हैं, पी ए ये है पी ए, तो पी ए और पी बी के बीच में कॉमन है एल, तो हम एल को लेके चलते हैं। पी ए को हम क्या लिख सकते हैं, पी एल में अगर हम ए एल को निकाल दें तो हमें पी ए मिल जाएगा। अर्थात यहाँ से यहाँ ये पी एल है, इसमें अगर ये ए एल को निकाल देंगे तो पी ए बचेगा हमारे पास। सेम वैसे ही हम पी बी के लिए काम करते हैं। पी बी को हम कैसे लिख सकते हैं, हम पी एल में एल बी को जोड़ देते हैं तो ये पी बी बन जाएगा। अब ये पी एल माइनस ए एल और पी एल प्लस बी एल को हम ए एल लिख सकते हैं, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर जो रेखा जाती है वो उसको बराबर हिस्से में बांटती है। तो हम पी एल बी एल के बदले में हम ए एल लिख सकते हैं। पी एल माइनस ए एल, पी एल प्लस ए एल, ए माइनस बी, ए प्लस बी के फॉर्मूले से ये हो जाएगा पी एल का स्क्वायर माइनस ए एल का स्क्वायर। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 1। अब हम त्रिभुज ओ एल ए से काम करेंगे। त्रिभुज ओ एल ए में हम देखते हैं, त्रिभुज ओ एल ए से यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं। तो त्रिभुज ओ एल ए में कर्ण बनेगा ओ ए, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब बन गया ओ एल, तो ओ एल का वर्ग और आधार हो गया एल का वर्ग। तो ओ एल को पक्षांतर करके लेफ्ट साइड में ला लेते हैं, तो ओ ए का वर्ग माइनस ओ एल का वर्ग बराबर हो जाएगा ए एल का वर्ग। इस ए एल के वर्ग को हम समीकरण 1 में रख देते हैं। ए एल स्क्वायर के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ए एल स्क्वायर के मान को समीकरण 1 में रखते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, पी एल स्क्वायर माइनस ए एल स्क्वायर के बदले हम क्या रखेंगे, ओ स्क्वायर माइनस ओ एल स्क्वायर। ब्रैकेट को हटा देंगे तो पी एल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा ओ ए स्क्वायर, माइनस माइनस का गुणा होकर ओ एल स्क्वायर। अब यहाँ पर हो जाएगा पी एल स्क्वायर प्लस ओ एल स्क्वायर को पहले लिख देते हैं, माइनस में हो जाएगा ओ ए स्क्वायर। इसे हम दे देते हैं समीकरण 2। अब त्रिभुज ओ एल पी या पी ओ एल से, त्रिभुज पी ओ एल से यहाँ पर जब हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं त्रिभुज पी ओ एल में, तब हम देखते हैं कि कर्ण ओ पी का वर्ग बराबर हो जाएगा लंब ओ एल का स्क्वायर प्लस आधार पी एल का स्क्वायर। अर्थात पी एल स्क्वायर प्लस ओ एल स्क्वायर के बदले में हम ओ पी स्क्वायर रख सकते हैं। तो इसका मान ओ एल स्क्वायर प्लस पी एल स्क्वायर का मान हम समीकरण 2 में रखते हैं। तो हमारा समीकरण 2 क्या हो जाएगा, समीकरण 2 पी एल स्क्वायर प्लस ओ एल स्क्वायर, इसके बदले में हमारा मान आ जाएगा ओ पी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर। चूँकि ओ ए बराबर होगा ओ टी के, क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए हम ओ पी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर के बदले में लिख सकते हैं ओ टी स्क्वायर। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन 3। अब त्रिभुज पी ओ टी में पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से चूँकि टी लंब के रूप में है तो ये यहाँ पर बनेगा समकोण और उसके सम्मुख वाली भुजा ओपी, ये बन जाएगा कर्ण। तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण का वर्ग यानी ओपी का वर्ग बराबर लंब बन जाएगा ओटी का वर्ग और आधार बन जाएगा पीटी का वर्ग। ओटी को पक्षांतर करके बाएं पक्ष में ला लेते हैं तो ओपी स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पीटी स्क्वायर। और समीकरण 3 में हम देखते हैं कि ओपी स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर है और उसके बदले में हम लिख सकते हैं पीटी स्क्वायर, इसलिए हमको प्राप्त होगा पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पीटी स्क्वायर। ये हमने प्रूव कर दिया। आइए इसके अथवा में चलते हैं। अथवा में हमें दिया है, सिद्ध कीजिए कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। चक्री चतुर्भुज, अगर कोई चतुर्भुज किसी वृत्त के अंदर में स्थित हो तो उसे चक्री चतुर्भुज कहते हैं। तो मान लेते हैं इस वृत्त के अंदर में एक चतुर्भुज है जिसकी 4 भुजाओं को हम इस रूप में दिखा देते हैं। एक भुजा यहाँ हो जाएगा, तो ये ए से बी से सी और सी से ये डी, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी और डी, और वृत्त का केंद्र हमने दे दिए ओ। तो हमें ज्ञात क्या है, ज्ञात है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। अब इसमें हम रचना कर देते हैं। रचना हम क्या करें, ओ से ए व सी को मिला देते हैं, ए व सी को मिलाया, ओ से ए व सी को हम मिला देते हैं। तो ओ से
ए को मिलाते हैं और ओ से सी को मिलाते हैं। अब हमें सिद्ध करना है कि सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, अर्थात कोण ए के सम्मुख कोण है कोण सी, तो इनको जोड़ेंगे तो 180 अंश होगा। वैसे ही कोण बी के सम्मुख में है कोण डी, और इसको जोड़ेंगे तो ये 180 अंश होगा। अब इसकी उत्पत्ति करते हैं तो चाप, हम एक प्रमेय है कि चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उसी के परिधि पर, शेष परिधि पर बनाए गए कोण के दुगना होता है। तो हम चाप ए सी चलते हैं, ए से सी चाप में चलेंगे तो केंद्र पर क्या कोण बना रहा है, ए ओ सी, यानी कि चाप ए सी द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, ये कितना हो जाएगा, चाप ए सी केंद्र पर कोण ए ओ सी बना रहा है और उसके परिधि पर कोण बन रहा है कोण ए डी सी कोण बन रहा है, इसके 2 गुना हो जाएगा। ये प्रमेय है जिसको हमें याद रखना है। इसको हम इक्वेशन 1 दे दिए। अब इसके आगे बढ़ते हैं। चाप सी ए, ऐसा चाप का चिन्ह बना दिए। चाप सी ए द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, चाप सी ए द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, चाप सी ए केंद्र पर कितना कोण बना रहा है, ये हो जाएगा कोण सी ओ ए, और इसकी परिधि पर कौन सा कोण बन रहा है, ए बी सी कोण बन रहा है, ये इसके 2 गुना हो जाएगा। इस प्रमेय को हमें याद रखना पड़ेगा। इसको हमने दे दिए इक्वेशन 2। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर हम इन दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से जोड़ेंगे। समीकरण 1 का लेफ्ट हैंड साइड है कोण ए ओ सी और समीकरण 2 का लेफ्ट हैंड साइड है कोण सी ओ ए, इक्वल टू समीकरण 1 का राइट हैंड साइड है कोण 2 इंटू ए डी सी प्लस समीकरण 2 का राइट हैंड साइड है कोण 2 इंटू ए बी सी। अब हम देखते हैं ए ओ सी प्लस सी ओ ए, अर्थात हम ये पूरे वृत्त का देख रहे हैं। ए ओ सी यानी कि आधे चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, और सी ओ ए मतलब फिर से पुनः आधे चाप द्वारा केंद्र पर बनाया हुआ कोण, तो ये पूरा एक चाप बन गया। और पूरे वृत्त के द्वारा केंद्र पर बनाया हुआ कोण 360 अंश का होता है, तो इसको हम लिख देंगे 360 अंश। यहाँ से 2 को हम कॉमन निकाल देंगे तो कोण ए डी सी प्लस कोण ए बी सी बचेगा। इनको हम ब्रैकेट के अंदर में लिख देते हैं। 2 से 360 को काट देंगे तो 180 अंश आ जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं ए डी सी अर्थात कोण डी और ए बी सी अर्थात कोण बी। तो हम इसको पलट के लिखेंगे तो कोण बी प्लस कोण डी, इन दोनों का योग हो गया 180 अंश। चूँकि हमको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोण अर्थात कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 अंश। हम इसको कोण ए के साथ कोण सी को लिख देते हैं और कोण बी के साथ कोण डी को रख देते हैं, तो ये भी होगा 360 अंश। कोण बी और कोण डी का योग हमने अभी निकाले हैं, ये होता है 180 अंश। 360 बराबर में तो कोण ए प्लस कोण सी का मान कितना हो जाएगा, 180 को पक्षांतर करके दाहिने तरफ ला दिए तो कोण ए प्लस कोण सी का भी मान हो गया 180 अंश। इस तरह से हम इन पूरे सवाल को बनाते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।